नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 छत्तीसगढ़ आज में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आज नए 9 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरबा, बलौदाबाजार, बालोद में 3 मरीज मिले हैं। और कुल आंकड़ों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अब तक 556 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 427 ही आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक 130 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना के आज 9 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। उनकी ताजा रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में आज 9 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और कोरबा, बलौदाबाजार, बालोद में 3 मरीज मिले हैं। कुल अब तक 556 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात की जाए तो वो 427 तक जा पहुंची है। वहीं 130 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं अब तक। वहीं आज कोरोना के 9 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। आप कोरोना मीटर के जरिए समझ सकते हैं कि अब तक एक्टिव केस कितने हैं। छत्तीसगढ़ में 427 एक्टिव केस हैं। 556 अब तक कुल संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। 130 मरीज ठीक हो चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वहीं मौत का आंकड़ा 2 तक जा पहुंचा है। आज ही बिलासपुर के मस्तूरी में एक 9 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। मौत के बाद उस बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं इससे पहले बीर गांव का एक युवक कोरोना से काल के गाल में समा चुका है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय वर्मा से। विनय, छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर से 9 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इसके साथ ही राहत की बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना अपडेट अब क्या है छत्तीसगढ़ का? देखिए आकांक्षा, ये कहना गलत नहीं होगा केवल आज छत्तीसगढ़ में 9 ही कोरोना के मरीज मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 17 दिनों से लगातार आंकड़ों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी। हर दिन करीबन एवरेज में अगर बात करें तो 40 से 50 मरीज हर दिन आ रहे थे। आज जो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है, तो इसका मतलब है स्पष्ट है कि आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी राहत भरा रहा। इसके साथ ही 9 जो कोरोना के मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। तो एक और ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर देखें तो अभी भी स्वास्थ्य विभाग ये मान रहा है कि प्रदेश में केवल एक ही मौत हुई है। जो 2 आंकड़ों की बात की जा रही है, इसे स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये मल्टीपल बीमारी के कारण से इसकी मौत हुई है। इस कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज बात करें तो आज लंबे समय पे जो कल जितने मरीज मिले थे उनके भर्ती की प्रक्रिया हुई है और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है एक नई रणनीति तैयार किया है उसने, क्योंकि आज की जो दिन रहा है वो राहत भरा रहा। एडमिट से लेकर के नए घरों को ढूंढना और सैनिटाइज करने से आज जो स्वास्थ्य विभाग का अमला उसे मुक्ति रही। तो आज का दिन बढ़िया रहा और उम्मीद की जा रही है कि आगे दिन भी ऐसे ही गुजरेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का अमला अब नई रणनीति तैयार कर चुका है। लोगों से अलग अलग रहने की अपील कर रहा है। इसके साथ साथ में अब जो कंटेनमेंट एरिया हैं उनमें काफ़ी जो सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ साथ में अब एक नई बात है कि जो जहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर थे उसके लिए एक अलग से 10 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो लगातार वहाँ निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसका जायजा लेने के साथ साथ वहाँ जो लापरवाही मिल रही है उसकी भी वो निगरानी करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके CMHO को देंगे, कलेक्टर को देंगे, जिसके बाद में वहाँ की स्थिति सुधारी जा सके। ये माना जा रहा है कि संक्रमण कहीं ना कहीं वहाँ से भी बढ़ रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। बिल्कुल, पहल की जरूरत भी है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि आज 9 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 9 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। सोमवार को बिलासपुर जिले में मिले 11 कोरोना संक्रमित मरीजों में एक 9 साल की बच्ची की मौत रिपोर्ट आने से पहले ही हो गई थी। सैंपल में बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कोरोना से बच्ची की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि इलाहाबाद से मस्तूरी आने के बाद बच्ची को उसके परिजनों के साथ क्वारंटीन कर दिया गया था। क्वारंटीन के दौरान ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे सिम्स में भर्ती कराया गया था। बच्ची में कोरोना के लक्षण देख
देखते हुए इसका स्वैब सैंपल लिया गया था। वहीं 30 मई को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। 31 मई को तबियत बिगड़ने के बाद बच्ची की मौत हो गई। 1 जून को आई रिपोर्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची सीवियर अनीमिया से भी ग्रसित थी, उसे खून की उल्टियां भी हो रही थी। उल्टी हो रही थी, एनीमिक थी, वो काफ़ी सीवियर एनीमिया था, 6 मिलीग्राम, इसलिए सिम्स में एडमिट थी। उसके बाद उसको वहाँ क्वारंटाइन टेस्ट किया गया था, उसका VTM टेस्ट किया गया था। उसके बाद उनको डिस्चार्ज करके भेज दिया गया, तो घर जाके उसकी डेथ हो गई। वो एनीमिक, सीवियर एनीमिक थी, उस कारण से। तो कई महीने की कवायद के बाद आखिरकार भाजपा ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल ही दिया। पार्टी ने 2 बार पहले भी प्रदेश में पार्टी की कमान संभाल चुके और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके विष्णुदेव साय पर भरोसा किया है। विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस के साथ संगठन के लोगों में भी उनकी गहरी पैठ है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता, संगठन, शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के करीबी, मिलनसार और सौम्य स्वभाव, आदिवासी चेहरा और विवादों से दूर, ये वो खासियत हैं जिनकी वजह से विष्णुदेव साय के हाथों तीसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान सौंपी गई है। आदिवासी के तौर पर विष्णुदेव साय को पार्टी का नेतृत्व सौंपे जाने के पीछे के जाति समीकरण ये हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ओबीसी वर्ग को दी गई है। छोटे से गांव के सरपंच से लेकर सांसद तक का सफर तय करने वाले विष्णुदेव साय इसके पहले 2006 से 2009 तक और फिर 2013 तक पार्टी की कमान संभालते रहे। 1999 से 2014 तक वे रायगढ़ से सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने संगठन पद से इस्तीफा दिया था। एक सौम्य, एक सरल, एक मिलनसार, उस दूरसंचल जसपुर के उस छोटे से गांव से चलकर सरपंच से लेकर सांसद तक, पार्लियामेंट तक, तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सरकार बनी है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में पुनः काम में लगेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने धर्मलाल कौशिक को हटाकर विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो मोदी लहर में ठीक रहे, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को फिर मुंह की खानी पड़ी। हालांकि विक्रम उसेंडी कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में रिकॉर्ड सदस्यता अभियान चला। अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, जल्दी से 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव हुए। उसके बाद संगठन की प्रक्रियाएं चलनी शुरू हुई। जुलाई से संगठन के लिए प्राथमिक सदस्य बनाने के अभियान शुरू हो गए। उसके बाद प्राथमिक के साथ सक्रिय सदस्य अभियान हो गए। सक्रिय सदस्य अभियान के बाद मंडलों के चुनाव शुरू हो गए, जिला के चुनाव कुछ होना शुरू हुए। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि अंतर्कलह में डूबी भाजपा में नए और पुराने अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी है, अंतर्कलह के कारण परेशान है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम जो भी होगा हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। अंतर विरोधों के बाद बड़ी मुश्किल से तय कर पाए और तय भी किए, तो समझ लीजिए दोनों में जो थे और जो बने हैं उसमें समानता है, कोई अंतर है नहीं। इसलिए उनकी खुशफहमी को उनके पास ही रहने दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जिस तरह काम कर रही है उससे भिड़ने के लिए भाजपा को और मुखर होने की जरूरत है। लेकिन 15 साल तक सत्ता का सुख देख चुकी भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल में किसी जन मुद्दे पर सड़क पर उतरकर बड़ा संघर्ष करती नजर नहीं आई। जाहिर है तीसरी बार पार्टी की पगड़ी पहने विष्णुदेव साय के लिए संघर्ष और चुनौतियां कम नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपए बढ़ाए जाने पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने मोदी सरकार के फैसले को सीधे सीधे किसानों का अपमान बताया, जिस पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और राज्य सरकार को घेरने में देरी नहीं की। ये भी रिपोर्ट देखिए।
ये पूरे हिंदुस्तान के धान उत्पादक किसानों के साथ वायदा खिलाफी भी है, केंद्र सरकार का धोखा भी है। वो तो एक बार में उनकी हालत खराब हो रही है। घोषणा पत्र में जो करते हैं उसका क्रियान्वयन हमारी जवाबदारी, बीजेपी ने किया उसकी जवाबदारी है, कांग्रेस ने किया उसकी जवाबदारी। कांग्रेस के शासनकाल में तो किसानों ने अपना खेत बेचा है, गिरवी रखा है मकान को, और उसके बाद कर्जे की अदायगी की है। ये क्या कांग्रेस के लोग बात करेंगे? धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर किसानों से झूठे वायदे करने का आरोप लगा रहे हैं। ये लड़ाई केंद्र सरकार के साल 2020-21 के लिए धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए बढ़ाने के फैसले के बाद शुरू हुई। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार किसानों से 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है। इतना देने में मोदी सरकार को 16 साल लग जाएंगे। केंद्र सरकार का ये 53 रुपये की वृद्धि आप कैलकुलेट कर लेना। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2500 रुपये की बराबरी करने के लिए 53 रुपये के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो उसको आगामी 16 साल की अवधि लगेगा। 16 साल। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन की तरह देने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए केंद्र के फैसले का बचाव किया। साथ ही राज्य सरकार को भी अपने किए वायदे पूरा करने की नसीहत दे दी। इस पर रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्हें याद नहीं कि उनकी सरकार ने क्या वायदा किया था। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से जो पूरे देशव्यापी जो सर्वे होता है उस आधार पे बुलाया गया। हमने किया था और हमने दिया, और उसमें कौन से जब तक हमारी हम खरीदते रहे तो हमने 13,000 करोड़ का बोनस भी दिया। वो तो एक बार में उनकी हालत खराब हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है जो बुजुर्ग हो जाता है वो कई बातों को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और लगातार 15 साल हुकूमत में रहने के बाद उन्होंने किसानों को धोखा क्यों दिया, ये प्रश्न का उत्तर वो कर दे तो मैं कभी भी उनके प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस का हमला वैसे भी जायज कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिन 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है उनमें 2 को छोड़कर सभी में 5% से कम इजाफा हुआ। बड़ा सवाल ये कि समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है वो कहां जाकर और कैसे थमेगा। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद 30 मई को गोरेला के ज्योतिपुर ग्रेवयार्ड में ईसाई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार के बाद आज आदिवासी परंपरा के अनुसार उनकी समाधि से कब्र की मिट्टी लेकर कलश यात्रा निकाली गई। दरअसल अजीत जोगी ने अपने काव्य संग्रह पुस्तक मोर मांदर के थाप की वसीयत खंड में इस बात का उल्लेख किया था कि उनके मरने के बाद उनकी मिट्टी को नर्मदा, सोन, अचानकमार की मनियारी, केवची और पीड़ा गांव में विसर्जित की जाए, जिसके अनुसार उनकी पत्नी रेणु जोगी, बेटे अमित जोगी, विधायक धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा सहित जोगीसार के आदिवासी परिवार के सदस्यों और सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा अमरकंटक के रामघाट में नर्मदा नदी में, सोनमुड़ा में सोन नदी में विसर्जित करने के बाद केवची होते हुए अचानक मार के माटी नाला से वापस पीढ़ा तक जाकर कलश विसर्जित किया जाएगा। समाधि से मिट्टी लेते हैं तो वो मिट्टी आज हम चुनने आए हैं और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जो जोगी जी की गंगा है, जो जोगी जी की जमुना है, नर्मदा जी और सोन जी, उसमें बहाने के लिए जा रहे हैं। इस मिट्टी का प्रेम उनकी भावना में जो था उसी के मुताबिक हम ये कार्य करने जा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरण में शरण दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दें। अजीत जोगी के निधन के बाद से प्रदेश के सियासी गलियारों में उनकी पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की खबरों को पार्टी के विधायकों और नेताओं ने पूरी तरह निराधार बताया है।
जेसीसीजे नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह और बलौदाबाजार भाटापारा विधायक प्रमोद शर्मा ने एक स्वर में कहा है कि विलय की बात पूरी तरह निराधार है और हम इसका खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक इस विषय में किसी से बातचीत नहीं हुई है, आगे पार्टी की बैठक में ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। जहाँ तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कांग्रेस में विलय की बात का अखबार में और टीवी में समाचार चल रहा है, वो बिल्कुल बिना सिर पैर का है, आधारहीन है, अफवाह है और मैं इस अफवाह का खंडन करता हूँ। कोई ना बातचीत हमने की है ना हमसे किसी ने बातचीत की है, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से बकवास है, मनगढ़ंत है। हम लोग अभी मंदिर जोगी जी के शोक में डूबे हुए हैं और ये जो तरह तरह का अफवाह उड़ी है पूरे मैं खारिज करता हूँ, पूरा बकवास है ये, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। प्रदेश के पुलिस जवानों के मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए राज्य पुलिस स्पंदन अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बढ़ते अवसाद को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक को कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया था। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की उपस्थिति में विस्तृत बैठक कर कार्य योजना तैयार की गई है। योजना को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। इन निर्देशों में विशेष रूप से सभी पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन, थाने एवं सशस्त्र बल की कंपनियों का भ्रमण कर जवानों के साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिसकर्मियों की समस्याओं की मॉनिटरिंग करने के लिए एक स्पेशल ऐप भी तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए पुलिसकर्मी और उनके परिवार अपनी समस्याओं से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। अंबिकापुर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 ने शिक्षा विभाग में गुणवत्ताहीन फर्नीचर की सप्लाई करने के मामले में खबर दिखाई थी, जिस पर खुद स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक TS सिंहदेव ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराई है। फर्नीचर खरीदी की जांच करने गई टीम ने इसे सही पाया। अब सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और अब भौतिक सत्यापन के बाद ही फर्नीचर खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि संकुल केंद्रों में अलमारी, कुर्सी और टेबल की सप्लाई CSIDC के पंजीकृत सप्लायर कर रहे थे। इसके लिए 89 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था, जिसके बाद गुणवत्ताहीन फर्नीचर्स की सप्लाई की शिकायतें मिल रही थी। अब स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने मंत्री के आदेश के बाद मानक स्तर पर फर्नीचर की खरीदी करने की बात कही है। आदरणीय कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव जी का साफ निर्देश है कि शिक्षा स्थायी समिति की जवाबदारी मिलते के साथ साथ ही कि शिक्षा के गुणवत्ता में, शिक्षा के क्वालिटी में, शिक्षा के संबंधित किसी भी सप्लाई में व्यवसायिक लाभ के लिए क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। कोरबा में दिलीप बिल्डकॉन की साइट से करोड़ों की गिट्टी चोरी के मामले में खनिज विभाग कार्रवाई करने में संजीदगी नहीं दिखा रहा है। IBC 24 में गिट्टी चोरी की खबर दिखाए जाने के बाद दिलीप बिल्डकॉन के परला स्थित साइट में रखी गिट्टियों की चोरी बंद तो हो गई, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने परला साइट में 53,000 घन मीटर गिट्टी को डंप किया था, लेकिन कंपनी के आरोप के हिसाब से पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और कांग्रेसी नेता सर्वजीत सिंह ने यहां दबंगई दिखाते हुए विवेक कंस्ट्रक्शन की 12 गाड़ियों में गिट्टी लोड करवा दी और बाल को भिजवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने विवेक कंस्ट्रक्शन की 4 गाड़ियों को रोक लिया, जिसमें से 3 गाड़ियों के पास डॉक्यूमेंट्स होने का दावा किया गया। कोरबा में एक ही गिट्टी खदान नहीं होने से दस्तावेज मौजूद होने पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं ठेका कंपनी RKTC पर भी डैम और सड़क निर्माण में चोरी की गई गिट्टी के इस्तेमाल का आरोप लगा है। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित श्रमिक हुए हैं। उनकी पीड़ा को समझते हुए शासन के निर्देश अनुसार राजनांदगांव जिले में 1765 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां प्रवासी मजदूरों की पूरी देखभाल सही ढंग से की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों को प्रवास का दर्द झेलना पड़ रहा है। ऐसे में राजनांदगांव में आ रहे मजदूरों के लिए शासन ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है, जहां आकर प्रवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाग नदी बॉर्डर से प्रवासी मजदूरों का लगातार आना हो रहा है। इस दौरान मजदूरों की तकलीफ को देखते हुए उनके निवास ग्राम तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा बसों की खास व्यवस्था की गई। जिले के विभिन्न गाँव में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर हर तरह की सुचारू व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटीन की अवधि आरामदायक हो, साथ ही प्रवासियों को तनाव न हो,
इसके लिए जिले के सीएमएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य अमले के द्वारा समय समय पर काउंसलिंग भी की जा रही है। जिले में 15,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, जो विभिन्न प्राथमिक शाला, सामुदायिक भवन, मिडिल स्कूल में ग्राम पंचायत की निगरानी में उनको वहाँ पर रखा गया है। पूरी भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, पंखा, लाइट, पानी की व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 15,535 प्रवासी मजदूर हैं, जो शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के साथ अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इस क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही भोजन, शौचालय, सभी प्रकार की सुविधा प्रवासियों को दी जा रही है। सभी प्रवासी मजदूर शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खाना पीना, नहाना खोना सब क्या अच्छा है सुविधा। यहाँ सुविधा तो सब कुछ अच्छी है, खाना वाना सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सुविधा ठीक है, यहाँ चेकिंग भी होती रहती है, साबुन वाबुन सब मिलते रहते हैं अपने में, खाने पीने का सब है। जिले के 1,765 क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए शासन की ओर से उपाय किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से आवश्यक राशि के अलावा जिले को 25 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। नवनियुक्त जिलाधीश टी.के. वर्मा स्वयं जिले के क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं उनको भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जानी है वो दी जा रही है और नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन जाके उनकी जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिले के बाग नदी बॉर्डर से अब तक 3 लाख मजदूर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिले के 1,765 क्वारंटाइन सेंटरों में अभी 15,535 प्रवासी रह रहे हैं और लगभग इतने ही प्रवासी मजदूर अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी करके घर जा चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं, यानी कि आज अब तक कुल 15 नए मरीज मिल चुके हैं। बिलासपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं कोरिया, मुंगेली और गरियाबंद में भी एक नए मरीज मिले हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 433 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में आज कुल 15 नए मरीज मिले हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले अपडेट दिया था कि अब तक 9 मरीज मिले हैं, लेकिन अब 6 नए और मरीज पाए गए हैं और अब कुल आंकड़ा आज जो ताजा मरीज मिले हैं वो उनका आंकड़ा बढ़कर के 15 तक जा पहुंचा है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 433 हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।